अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फिनेटिव को, ठीक है। तो कुछ चीजें इन्फिनेटिव के बारे में समझ लेना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग और ट्रिकी होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते कि तुम समझ ना पाओ। कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझी नहीं जा सकती है, बशर्ते बात इतनी सी है कि समझाने वाला कौन है और समझने वाला कौन है, ठीक है। अगर समझाने वाला सही से समझा रहा है और समझने वाला सही मायने में समझना चाहता है तो कोई भी चीज समझी जा सकती है। तो इन्फिनेटिव को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एग्जामिनेशन के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चे इनको लेकर के कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि इस कंसेप्ट को किस तरीके से डील किया जाए जो इन्फिनेटिव के होते हैं। तो खैर काफी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं इन्फिनेटिव को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए इसको शुरू करने से पहले, वो ये, जैसे मैंने आपको बता दिया अभी जस्ट कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिस पर सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन चीजें आती हैं जो मैंने आपको पहले भी बता रखी है। एक जेरंड मैंने बताई थी, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव, राइट। और थर्ड वन इज पार्टिसिपल, जिसमें से अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपके साथ जिरन डिस्कस किया था और मैंने इसके जितने भी टाइप, इनके जितने भी टाइप होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फिनेटिव को लेकर के। अब इसको अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं इन्फिनेटिव की बात करूं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था इन्फिनेटिव बेसिकली होती है टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है। टू प्लस वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है, पहली फॉर्म मत बोला करो, बेस फॉर्म बोला करो। पहली फॉर्म जब हम बोलते हैं ना तो पहली फॉर्म का मतलब एक तो ये भी हो गया तुम्हारा गो और एक ये भी हो गया गोज। दोनों सही मायने में होती तो पहली फॉर्म ही होती है, लेकिन इसको हम लोग बेस फॉर्म बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, राइट। तो सही मायने में बोला करो कि बेस फॉर्म। तो टू के साथ हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म का यूज करते हैं। ये होती है हमारी इन्फिनेटिव। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी उसको भी इसी के साथ समझते चलिएगा कि इट एक्ट्स एज अ नाउन। ये किसकी तरह एक्ट करती है, ये नाउन की तरह एक्ट करती है, ठीक है। लेकिन अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं साथ ही साथ कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपकी इन्फिनेटिव होती है ये किस कैटेगरी में आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आती है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो ये जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, समझना इस बात को, जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, मैंने बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब को हम कहीं न कहीं क्या बोलते हैं, सेमी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। सेमी वर्ब का मतलब क्या बताया था मैंने, हाफ वर्ब, ठीक है। सेमी वर्ब का मतलब मैंने क्या बताया था, हाफ। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर जो आपकी इन्फिनेटिव जेरेंड और पार्टिसिपल होती हैं वो क्या होती हैं, उनको हम हाफ वर्ब बोल सकते हैं, उनको हम सेमी वर्ब बोल सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हाफ वर्ब या सेमी वर्ब मतलब इसका क्या मतलब है। मतलब यही है जो आप समझ पा रहे हो कि ये वर्ब की तरह तो एक्ट करता ही करता है, लेकिन ये वर्ब के साथ दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह एक्ट कर सकता है। मतलब अगर ये आधा वर्ब है तो मतलब ये हुआ कि इसमें वर्ब का तो एट्रीब्यूट होगा ही होगा, राइट। अगर ये हाफ वर्ब हम इसको बोल रहे हैं, इसको हम सेमी वर्ब बोल रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वर्ब की एट्रीब्यूट तो होगी ही होगी, ठीक है। अगर आधा है तो वर्ब का एट्रीब्यूट, वर्ब की विशेषता इसके अंदर होगी ही होगी। और आधा जो वर्ब नहीं है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, जैसे नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, राइट। तो उसी चीज को हम यहां समझने वाले हैं। तो अब जो लिखा जाता है कि ये नाउन की तरह एक्ट करती है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको 100% हम नहीं मान के चलेंगे। नाउन की तरह एक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अलावा एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी एक्ट कर सकता है। रीजन मैंने बताया, क्योंकि इसको हम सेमी वर्ब बोलते हैं, सेमी वर्ब मतलब हाफ वर्ब बोलते हैं। तो अगर ये वर्ब का एट्रीब्यूट रखता है तो उसके साथ साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी एट्रीब्यूट ये रखते हैं, राइट। अब अगर मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की बात करूं तो कुछ छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश करना। ये भी क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट। अब द पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी क्या है आपका सब्जेक्ट। द सेंटेंस लिखा हुआ है, ये भी सब्जेक्ट। आई क्या है आपका सब्जेक्ट। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई यहाँ पे। अच्छा, ये जो होप लिखा हुआ है ये है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं, मैंने क्या बताया था, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं
जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, राइट। ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। अच्छा, ये भी हमारी फाइनाइट वर्ब है जिसको हम लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जो हमारी वाज रिटन लिखी हुई है ये भी हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ पे ये जो आई, ये क्या लिखा, लव है, ठीक है, आई लव, तो ये भी हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अब अगर ये सब हमारी फाइनाइट वर्ब है तो जाहिर सी बात है ये हमारी कौन सी वर्ब हुई, आप कहोगे ये जो वर्ब हुई सर ये हुई नॉन फाइनाइट, राइट। ये हमारी कौन सी वर्ब हुई सॉरी, ये हमारी हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये जो तुम्हारी यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी गई है, ये है क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव है। कैसे पता चला कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि देखो टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है टू प्लस वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ये भी इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव है, ये भी तुम्हारी इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव है, लेकिन इन्फिनेटिव का पैसिव बनाया गया है। और ये भी तुम्हारी इन्फिनेटिव है, राइट। ये तुम्हारी इन्फिनेटिव वर्ब हो गई, क्लियर हो गया। अच्छा अब मैं बताता हूं तुमको जो चीज मैंने बताई, कि जैसा कि यहाँ पे एक जनरल इंफॉर्मेशन मैंने तुमको दी, मैंने लिखा कि जो हमारी इन्फिनेटिव होती है वो नाउन की तरह एक्ट करती है। तो मैंने कहा इसको 100% मत मान लेना, ये नाउन की तरह तो एक्ट करती ही करती है, लेकिन ये नाउन के अलावा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी एक्ट कर सकती है। अब देखो कैसे, जैसे मैंने कहा वी होप टू मीट देम, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वो ये कि मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि ये जो हु होता है या हुम होता है या वाट होता है, ठीक है, जो बच्चा इनका रिप्लाई होता है ना वो होता है नाउन। बताई है मैंने बात, जो हुम और वाट का रिप्लाई होता है दैट इज नाउन। और अगर मैं आपसे बात करूं जैसे वेयर, राइट, वाई, व्हेन, इनका इनका जो रिप्लाई होता है मैंने आपको बताया था उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं जनाब एडवर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, राइट। अच्छा जी, अगर ये बातें आप सभी लोग को समझ में आ गई तो यहाँ पे ये देखें लिखा है वी होप टू मीट देम, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट डू वी होप, हम क्या होप करते हैं, ठीक है, तो आपका जवाब यही मिलेगा कि व्हाट डू वी होप, हम क्या होप करते हैं, आपने कहा मिलना, तो व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है नाउन होगा। तो यहाँ पे जो टू मीट इंफिनिटिव लिखी है वो नाउन की तरह एक्ट कर रही है, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं वी स्टडी टू पास द एग्जाम, अच्छा अब क्या ये व्हाट का रिप्लाई है कि व्हाट डू वी स्टडी, हम क्या स्टडी करते हैं, नो। इफ वी स्टडी, अगर हम स्टडी करते हैं देन देयर इज रीजन, ठीक है, कोई कारण है उसके पीछे, हम तभी स्टडी करते हैं। उसने कहा वी स्टडी टू पास द एग्जाम, अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाई, व्हाई डू वी स्टडी, हम स्टडी क्यों करते हैं, तो व्हाई का रिप्लाई आया टू पास द एग्जाम, एग्जाम में पास होने के लिए। यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई था तो नाउन, बट यहाँ पे वाई का रिप्लाई है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इन्फिनेटिव है यहाँ पे ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एडवर्ब की तरह, यहाँ पे एडवर्ब बन गया, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी और बहुत बेसिक सी बात है जो आप सभी लोगों को पता होगी कि जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। खैर ये तो खैर बताने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होना चाहिए, ठीक है, कि जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव। द पर्सन टू कॉल इज जय, ठीक है, ओके। ये द टू कॉल जो लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है, द पर्सन के लिए लिखा गया है। तो द पर्सन ये जो सब्जेक्ट है आपका, यानी ये है नाउन, और अगर ये नाउन के लिए लिखा गया है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे भी इन्फिनेटिव था जो कि नाउन की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ पे भी इन्फिनेटिव था जो एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी इन्फिनेटिव जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ कह रहा है द सेंटेंस, तो देखिए ये सेंटेंस जो है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका क्या होता है, नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट। और यहाँ द सेंटेंस टू बी एक्सप्लेन, ये किसको एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, ये सेंटेंस को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है। ये सेंटेंस आपका नाउन है और नाउन को जो डिस्क्राइब करेगा ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए जो इन्फिनेटिव था वो एडजेक्टिव है। यहाँ लिखा आई लव टू स्विम, अगर यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो मैं यहाँ पे करूंगा कि व्हाट डू आई लव, मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं किस चीज को प्यार करता हूँ, तो तैरना। तो ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, नाउन, ठीक है जी। अब मेनली मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ कि होता क्या है कि जैसे हम बुक्स को पढ़ते हैं या फिर हमारे पास अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो तो हम इतना ही समझ के रह जाते हैं
कि इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी होती है। जो टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ये नाउन की तरह एक्ट करता है। लेकिन मैंने ये बताया आप सभी लोगों को यहाँ पे कि ये मतलब जनरल इंफॉर्मेशन है कि ये नाउन की तरह एक्ट करता है। लेकिन आप जब इसको सेमी वर्ब बोलते हो, मतलब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब हम लोग पढ़ते हैं इसको हम सेमी वर्ब बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं सेमी वर्ब का मतलब होता है हाफ वर्ब। तो अगर ये सेमी वर्ब है तो मतलब इसमें वर्ब का एट्रीब्यूशन होगा ही होगा, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ भी एक्ट कर सकता है। तो मतलब नाउन के अलावा, नाउन तो करेगा करेगा, उसके अलावा एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी ये एक्ट कर सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो कि आप रट करके समझ पाओगे। यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस को, और पढ़ने के बाद उस लॉजिक, उस कंटेक्स्ट को समझ के ही यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। और बहुत ही सिंपल है, अगर नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव है, अगर वो किसी वाई का रिप्लाई यानी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडवर्ब है, ठीक है, व्हाट का रिप्लाई है तो नाउन है। बस यही सारी चीजें आपको देखनी है। अगर ये कुछ बेसिक चीजें तुम लोग को समझ में आ गई, तो ये जो दो सेंटेंस लिखा गया है, इस दो सेंटेंस में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्या कंसेप्ट है इसका। उसके बाद हम लोग आएंगे मतलब क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरीके से तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ दे आस्क्ड मी टू गो देयर, ठीक है। अच्छा, इतनी तो बात तुम्हें समझ में आ ही रही होगी। ये क्या है, तुम्हारी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ये क्या है, सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट या सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है उसको कौन सी वर्ब बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ये भी तुम्हारी क्या लिखी हुई है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। ये लिखा है दे वांट टू गो देयर, ये फाइनाइट वर्ब है और ये तुम्हारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है तो दोनों ही वर्ब। अब इस वर्ब का अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो तुम कहोगे इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है सर वो ये है, इस फाइनाइट वर्ब का। तो कहीं ना कहीं तुम कहोगे ये जो नॉन फाइनाइट आपने लिखी है, ये भी तो वर्ब ही है, नॉन फाइनाइट वर्ब है ये, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका भी तो होना चाहिए। वर्ब है तो सब्जेक्ट, भाई ऑब्वियस सी बात है। वर्ब का क्या एट्रीब्यूट होता है, वर्ब की क्या विशेषता होती है, वर्ब की यही एट्रीब्यूट होते हैं कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लेता है। यही होता है कि वर्ब अपने लिए क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है या ऑब्जेक्ट लेता है। तो अब अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि ये भी तो वर्ब ही है, इसके भी तो अपने एट्रीब्यूशन है, तो ये भी सब्जेक्ट लेगा। तो दे इसका भी सब्जेक्ट है और दे इसका भी सब्जेक्ट है। अगर तुम्हारे सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों है और एक ही सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट दोनों का होगा और उसका मतलब ये निकलेगा दे वांट टू गो देयर, मतलब यही यही लोग चाहते भी हैं जाना, मतलब विश भी इन्हीं की है, जाना भी इन्हीं की हो, मतलब डिजायर भी उन्हीं का है, इच्छा भी उन्हीं की है, जाना भी उन्हीं को है, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग निकलेगी। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ऐसे देखो, सब्जेक्ट आया फाइनाइट वर्ब आई, और ये देखो क्या हो गया, ये जो मी है ना इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो तुम्हारी नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी गई है इस वर्ब का सब्जेक्ट है। लेकिन जब कभी भी ऑब्जेक्ट आ जाए तुम्हारे सेंटेंस के अंदर, तो वो उस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और एक छोटी सी चीज इसमें और समझने की कोशिश करना कि इसकी मीनिंग ये हो गई कि अब ये लोग नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, ये इन्होंने पूछा किसको जाने के लिए, इनको जाने के लिए, ठीक है। अगर कुछ पॉजिटिव वर्ब तुम लोग को याद आ रहा होगा ना, तो मैंने पढ़ा करके रखा है यहाँ पे। तो ये जो है ये इसका सब्जेक्ट है जो कि डूअर है, तो टू गो देयर ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये आई होप सो कि ये चीजें तुम्हें अगर क्लियर हो गई, जो बेसिक चीजें मैंने बताई। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। और मैं तुमसे कहूं कि वर्ब के अंदर यही कुछ टॉपिक होती हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। जिरंड को तो मैं नहीं मानता कि ये कुछ डिफिकल्ट होता है। इन्फिनेटिव थोड़े से टिपिकल, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं सीखने, समझने और समझाने के पर्पज से। लेकिन अगर आप इसको भी अगर ध्यान से पढ़ो और समझने सीखने की कोशिश करो तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, मुझे जो लगता है, ठीक है, पर्सनली। बाकी तुम्हें क्या लगता है वो तो तुम पढ़ के ही समझोगे। तो बस बताना ये था कि अगर एक सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों आ जाए और एक ही सब्जेक्ट है तो वो दोनों का सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट इस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है। और दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है ये बात भी मैंने तुम लोग को बता दी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं टाइप 1 की, कि किस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर मैं टाइप 1 की यहां बात करूं, तो पहले कंसेप्ट देखो, ये लिखा है, कंसेप्ट को मैं तुम्हें समझा दूंगा, पहले एक बार समझने की कोशिश करो। ये जो लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया यूज बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। ये बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, विदाउट टू। बेयर इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है,
इसका मतलब होता है विदाउट टू। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, जब तुम इन्फिनेटिव लिखते हो तो तुमने लिख दिया टू गो, ये हमारी इन्फिनेटिव है। अबे अभी हमें अगर बेयर इन्फिनेटिव लिखना है तो हम बस लिखेंगे टू, मतलब गो, ठीक है। अगर हमें इन्फिनेटिव लिखना है तो जैसे हमने लिखा टू कम, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनेटिव होती है। बेयर इन्फिनेटिव लिखना हुआ तो मतलब ये कम, ठीक है। तो मतलब जब हम इन्फिनेटिव को बिना टू के लिखते हैं दैट इज बेयर इन्फिनेटिव, राइट। अब कह रहा है कि यूज बेयर इन्फिनेटिव विद द फॉलोइंग वर्ब्स। कह रहा है ये जो कुछ वर्ब्स लिखी गई हैं, जैसे क्या है, लेट है, बिड है, वॉच है, सी है, हियर है, फील है, वेक है, हेल्प है, एटसेट्रा, नोटिस, और बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। तो कह रहा है कि ये जो कुछ वर्ब्स यहाँ पे हैं, इनके साथ हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, मतलब हम इन्फिनेटिव के बिना टू के लिखते हैं, राइट। मतलब सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो सिर्फ बेस फॉर्म लिखी जाती है, टू नहीं लिखा जाता है। क्लियर? अच्छा, अगर ये बात तुम लोग को समझ में आ गई तो मैं तुम्हें एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे यार समझाना चाहूंगा, ठीक है। मतलब ये तो खैर तुम्हें क्वेश्चन आंसर तो मैं करवा दूंगा, अब तो सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, उसका तो इश्यू नहीं है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो समझ लो। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, जैसे दोनों चीजें समझोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब तुम्हें कंसेप्ट भी क्लियर हो तो वो ज्यादा बेटर हो जाती है अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो जो तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, ये दो होते हैं। वो एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, ठीक है, देखो अगर हिंदी में बोलूं तो कॉम्प्लीमेंट का होता है एक तरीके से मतलब पूरा करना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को कंप्लीट करना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कुछ कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा फ्रेज जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करता है या मीनिंग को कंप्लीट करता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, राइट। अगर वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दैट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अगर वो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दैट इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, ऐसे समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने लिखा ही बिकेम अ टीचर, मैंने क्या लिख दिया, ही बिकेम अ टीचर, ठीक है। अच्छा, मैंने नेक्स्ट लिखा वी इलेटेड राम टू आर मॉनिटर, ठीक है, ये दो सेंटेंस लिख दिया। अब इसमें समझने की कोशिश तुम ये करो कि जो ही लिखा है यहाँ सब्जेक्ट है, ये जो वी लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। अब कह रहा है ही बिकेम अ टीचर, अब कहने का मतलब ये जो टीचर कौन बना, ये ही बना, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है कि जो ही है, जो सब्जेक्ट है वो टीचर बन गया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो जोड़ता है उसको मैंने बता कर रखा है तुमको, उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, मैंने एक सेंटेंस तुमको पहले भी बताया है, जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड सिंगर, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा राम इज अ गुड सिंगर, तो ये जो राम है वो क्या है, ऑब्वियस सी बात है जी, राम सब्जेक्ट है। अब गुड सिंगर किसके लिए लिखा हुआ है, इस सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको कैसा कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जो कनेक्ट करता है दैट इज व्हाट, लिंकिंग वर्ब, इसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है। वी इलेटेड राम टू आर मॉनिटर, अब कह रहा वी इलेटेड, ये हो गया सब्जेक्ट तुम्हारा, ठीक है। ये जो राम लिखा है तुमने, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। अच्छा, मॉनिटर हमने किसको इलेट किया, मॉनिटर हमने किसको चुना, तुम कहोगे राम को, तो ये आर मॉनिटर किसके लिए लिखा हुआ है, राम के लिए। तो आर मॉनिटर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मैंने पूरा नहीं लिखा है, तुम खुद लिख लेना इस चीज को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा दैट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा दैट इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब जो मुद्दे की बात थी वो ये थी कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बीच में हम कभी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। फिर से सुन लो इस बात को, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बीच में हम प्रेपोजिशन नहीं यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाएं, जो हमारा कंसेप्ट था वो कहां चला गया, यही था। देखो, अब अगर इस बात को मैं तुम्हें समझाऊं तो अब मेरे पास दो तरीके हैं समझाने के लिए। एक तो ये है
कि ये जो वॉच होती है, सी होती है, हियर है, फील है, वेक है, हेल्प है, नोटिस है, लेट है, बिड है, ये सारे वर्ब के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब ये, जैसे सी क्या है, सब्जेक्ट है, लेट्स क्या है, ये वर्ब है, हर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो हर चिल्ड्रन लिखा हुआ है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये जो लिखा हो सी लेट्स, सॉरी हर चिल्ड्रन, राइट, ये ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा। क्या बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, सी लेट्स हर चिल्ड्रन टू स्टडी, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली ये जो टू हमने लिखा हुआ है ना, ये हम हटा देंगे, क्योंकि लेट के बाद हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। लेट के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, इस वजह से हम उसको हटा देंगे। समझ आ गई ये बात, ठीक है। तो हो जाएगा सी लेट्स हर स्टडी अप वेरी लेट, ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं, आई मेट देम, ये क्या लिखा, टाइप में, आई मेट, आई मेड देम गिव मी, यहाँ गिव लिखना, गिव मी द मनी बैक, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसमें बात करूं, ये क्या लिखा हुआ, आई मेड देम, ये सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारी देखो वर्ब हो गई। इनके बाद हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का। तो ये देखो बेयर इन्फिनेटिव ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो क्या है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं सही मायने में, वो किस में लिखे जाते हैं, बेयर इन्फिनेटिव में लिखे जाते हैं। तो आई मेड देम गिव मी द मनी बैक, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। आई बात समझ में। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं, देखो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना, या सीधे सीधे ये तो कंसेप्ट लिखा गया है तुम इससे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था वो यही सिखाना चाहता था कि जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, वहां पे हम टू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वहां पे हम टू का यूज नहीं करते हैं, वो चीज गलत होती है, हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं। जैसे अभी आगे कुछ और सेंटेंसेस देखोगे तो तुम्हें और अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वी हर्ड हिम, ठीक है। वी जो लिखा है ये सब्जेक्ट है, ये जो हियर वर्ब होती है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखी गई है, वी हर्ड हिम से दैट ही वाज लिविंग, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि ये जो हमारी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होती हैं उनके साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं, तो हम बेयर इन्फिनेटिव लिखते हैं, तो से लिखा हुआ ये सेंटेंस हमारी क्या है, सही है, ठीक है। जैसे ही मेड द स्टूडेंट्स टू राइट ऑन ऐसे, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तुमसे कि ही मेड द स्टूडेंट्स टू राइट ऑन ऐसे, तो जैसे हम लोग एक सेंटेंस ये लिखते हैं ना, अगर मैं ऐसे लिख करके तुम्हें बताऊं, ही मेड मी टू हैप्पी, ठीक है, उसने मुझे खुश कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखी गई है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई तुम्हारी वर्ब, ठीक है, ये हो गई ऑब्जेक्ट, किसको खुश किया, मुझे। तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बीच में हम कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। या तुम सीधा सीधा देख सकते थे, ये जो हमारी मेक वर्ब होती है, मेक वर्ब के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, तो हम टू वैसे भी नहीं लगाते। तो ही मेड द स्टूडेंट्स टू राइट, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये तुम्हारे द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टू राइट ऑन ऐसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो ये टू का यूज नहीं करोगे। एक चीज ये भी समझना, यहाँ है ही वास्ड बॉयज टू प्ले, उसी तरीके से ये हो गई तुम्हारी सब्जेक्ट और ये हो गई तुम्हारी वास्ड वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। एक बार कमेंट वगैरह करके तुम बता दो यहाँ पे तुम्हें बातें समझ में आ गई। कमेंट करके तुम लोग बोल दो अभी, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन वगैरह है तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 में देखना, एक छोटी सी बात है, ये थोड़ी समझने वाली बात है। आई सॉ टू क्रॉस या क्रॉस या क्रॉसिंग द रोड, ये चीज लिखी है, ठीक है। एक छोटी सी बात समझना, जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, एक ऐसे पहले तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, यहाँ पे जो सी वर्ब होती है, ठीक है, सब्जेक्ट है वर्ब है, इसके बाद तो हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते, यानी बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, तो ये तो सही होगा, ठीक है। मतलब ये तो नहीं होगा, ये हमें कंफर्म है, क्योंकि ये चीज हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन एक छोटी सी बात समझना, अगर मैं ये लिखूं, अगर मान लो ये कोई ए पर्सन है और ये रोड है पूरी की पूरी, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, और
अगर ये यहां से चला और यहाँ पे ये क्रॉस करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, मतलब वन साइड टू द अदर, ठीक है, वन साइड टू द अदर, एक तरफ से दूसरी तरफ उसने रोड को पार कर लिया। तो अगर ये हमें अगर मतलब ये कॉन्टेक्स्ट अगर कन्वे करना है तो हम लिखेंगे क्रॉस। क्या लिखेंगे? क्रॉस। ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुमने किसी को देखा इन द मिडिल, ठीक है, अगर ये जैसे ये ए था, ये पार कर रहा है और ये रोड के अभी बीच में है, पार नहीं किया है, इन द मिडिल, अगर बीच में देखा तो मतलब अभी वो कर रहा है, प्रोसेस में है वो काम, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? क्रॉसिंग। ठीक है। तो जो भी कॉन्टेक्स्ट कन्वे करना चाहते हो, जो भी सेंस कन्वे करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कर लो। अगर तुम ये बताना चाहते हो कि वो बंदा यहां से यहां रोड एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया, पार कर लिया, दैट इज व्हाट? क्रॉस, राइट। लेकिन अगर तुम ये बताना चाहते हो यहाँ पे कि इन द मिडिल, वो मतलब इन द मिडिल अभी पार कर रहा है, प्रोसेस में है वो चीज, ठीक है, तो क्रॉसिंग। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, वो तो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि आई हर्ड द बॉम्ब एक्सप्लोडिंग, एक्सप्लोड या टू एक्सप्लोड, तो ये भी हमें पता है हियर के बाद हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते, ये तो हटा दो। अब बात आती है कि एक्सप्लोड होएगा या एक्सप्लोडिंग होएगा। ठीक है। अब एक चीज समझना बच्चे, अगर मैं एक्सप्लोड या एक्सप्लोडिंग की बात करूं तुम लोगों से, तो इतना तो कॉमन सेंस तुम भी यूज कर सकते हो कि एक्सप्लोडिंग तो नहीं होगा, क्योंकि रोड को क्रॉस करना एक टाइम टेकिंग एक्शन हो सकता है। बोलो हाँ, हो सकता है या नहीं हो सकता? रोड को ऐसा तो नहीं है कि हम आंख बंद करके रोड को क्रॉस कर लेते हैं। हम रोड पर जब भी हमें क्रॉस करना होता है हम वहां पे रुकते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, ठीक है, आगे पीछे कोई आ तो नहीं रहा, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और फिर धीरे से हम क्रॉस करते हैं, राइट। लेकिन ये टाइम टेकिंग एक्शन हो सकता है, लेकिन बॉम्ब का एक्सप्लोड होना टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है भाई, बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम लेता है, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर वो ब्लास्ट हो जाएगा, उसे होना है। तो ये टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है, तो एक्सप्लोडिंग नहीं, सिर्फ एक्सप्लोड। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लोड, यहाँ दोनों हो सकता है, दोनों जो हमने कंटेक्स्ट बताया, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लोड होगा। यहाँ पे जैसे क्या है, दे नोटिस्ड द टायर टू बस्ट, क्या बस्ट, ठीक है, या मैं लिख दूं यहाँ पे बस्टिंग। अगर एक ऑप्शन मान लो तुम लोग को मैं और दे देता हूं, यहाँ पे एक ऑप्शन ये बस्टिंग। तो सबको पता है, अगर मैं टायर की बात करूं तो टायर जो होता क्या है बेसिकली, कि उसको बस्ट होने में टाइम नहीं लगता। अगर कोई टायर फटा तो मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड लगेगा उसको फटने में, बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम होता है, टाइम टेकिंग तो होता नहीं है। बस्टिंग तो नहीं लिख सकते, कंटिन्यूअस फॉर्म तो नहीं लिख सकते। अच्छा, ये जो नोटिस है, नोटिस के साथ हम लिखते नहीं है, बेयर इन्फिनिटिव लिखना पड़ेगा, बस्ट। नेक्स्ट देखो, जैसे लिखा दे नोटिस समथिंग टू बॉर्न, बॉर्न, ये क्या लिख दिया भाई, क्या हद टाइप करते हैं, मतलब इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि टाइप क्या करना है। बर्न, बर्न, बर्निंग, ठीक है। दे नोटिस समथिंग टू बर्न, बर्न या बर्निंग, ठीक है। आगे क्या लिखा, बर्निंग दिस टाइम, सॉरी बर्निंग देयर, ये लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना, यहाँ पे दिस नहीं होगा, देयर होगा। दूसरे कलर में लिख दूं क्या? बर्निंग देयर, ठीक है। दे नोटिस समथिंग टू बर्न, बर्निंग देयर। तो अच्छा, नोटिस के बाद हमें पता है हम वेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, तो ये तो पहले ही नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये चीज ऑल ऑफ सडन नहीं होती। जैसे कहने का मतलब ये था कि जो तुम लोगों ने इसके पहले देखा, कोई चीज एक्सप्लोड होती है तो ऑल ऑफ सडन होती है भाई, अचानक से हो जाती है, ठीक है। अगर कोई चीज बस्ट होती है तो ये ऑल ऑफ सडन हो जाती है। लेकिन अगर मैं किसी चीज के बर्न करने की बात करूं तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, किसी चीज का जलना। अगर तुम लोग कपड़े भी कोई जला करके देखो तो वो टाइम टेकिंग, कोई भी चीज जला दो तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, राइट। तो बर्निंग, अब ये मत दिमाग में सोच लेना सर मैं कॉटन जला के देखूं तो, ठीक है, तो ये अपनी बुद्धि इतनी मत लगा लेना। तो यहाँ पे क्या लिखना, बर्निंग, दे नोटिस समथिंग बर्निंग देयर। अब कह रहा उसने नोटिस किया, सेंटेंस को भी तो पढ़ना। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं खुरापाती, वो कहेंगे कि सर कॉटन जलाऊंगा 5 सेकंड में, देखो जला के दिखा देता हूं मैं, कहाँ टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम लगा। अब अच्छा बता, जब 5 सेकंड में जलेगा तो नोटिस कर पाएगा किसी चीज को? नोटिस वो चीज की जाती है जो कांस्टेंट प्रोसेस में होती है, वही तो हम नोटिस कर पाते हैं। जैसे कहते हैं यार हम बहुत दिन से नोटिस कर रहे हैं, वो लड़की जो है ना उसी लड़के को देखती है या उस लड़के के साथ जाती है,
बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ ना, वो बंदा उसको घूरता रहता है, बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ ये चीज वहां पे हो रही है। नोटिस वो चीज होती है जो एक लंबे समय से हो रही होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो बर्न। अब यहाँ पे ही वॉज मेड टू पे बैक द मनी। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। आई मेड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब जैसे मैंने ये लिखा है कि आई मेड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे, अब एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं तुम लोग को कि यहाँ पे टू नहीं रहेगा और यहाँ पे टू रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टू रहेगा, यहाँ पे टू रहेगा। अब कहोगे ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर तुम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो ना, ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। मतलब मैंने बताया था जो इज एम आर होती है, वाज वर होती है, बी बीन बिंग होती है, यानी जो तुम्हारे बी फॉर्म होते हैं उनके बाद ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये होती है तुम्हारी पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में ये जो तुमने वर्ब लिखी है और उसके बाद अगर तुम पे लिख दोगे तो दो फाइनाइट वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है, दो मेन वर्ब एक साथ तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे हम टू लगा के इसको क्या बना लेंगे, इन्फिनेटिव बना लेंगे, ठीक है, सही हो जाएगा, नॉन फाइनाइट बना लेंगे हम यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, ये एक्टिव एज का सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसका, एक्टिव। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। द स्टूडेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेक के बाद हमने बताया था बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, तो यहाँ बेयर। तो ये बच्चे ध्यान रखना, नहीं तो तुम कहोगे सर मेक के बाद आपने बताया था कि हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो टू कैसे लग गया। तो इस बात को भी समझना, टू क्यों लग गया, क्योंकि ये हमारी क्या है, पैसिव वॉइस में बनी हुई है और ये हमारी एक्टिव वॉइस है, ठीक। और ये जो राइट है ना, ये इसका सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है ना वो डूअर है, ठीक है। ये क्या है, डूअर है। तो ये परफॉर्मर है, तो ये हमारी एक्टिव वॉइस में बनेगी। उसी तरीके से ही वॉज नेवर हर्ड टू से, ठीक है। सेंटेंस क्या लिखा है, ही वॉज नेवर हर्ड टू से, ठीक है। गलती कहाँ पे होती, उसी देखो ये सब्जेक्ट है, ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये एडवर्ब हो गई, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, मतलब ये बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में बनी है। अगर ये पैसिव वॉइस में तुम्हारी बनी है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमको नॉन फाइनाइट लगाना पड़ेगा टू से, तो ये हमारा सही। समझ गए, पहला टाइप क्लियर हुआ तुम लोग को। आई होप सो कि तुम लोग को सेशन समझ में आया होगा। अगर एक बार जल्दी से कमेंट करके ये भी तुम लोग बता दो कि सेशन तुम लोग को क्लियर हो गया। अगर कोई भी किसी तरह का डाउट होगा तो टेलीग्राम जो तुम लोगों ने ग्रुप बना रखा है उस पर तुम लोग मैसेज डाल देना, अगर कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड आती है। आई होप सो कि शुरू से देख रहे होगे तो नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी